सबसे पहले मैं महात्मा बुद्ध के चरणों में अपना शीश झुकाता हूँ और बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया है, एक रास्ता तय किया है, अगर हम उस रास्ते पर चलें तो हमारा उद्धार निश्चित है। नमन करता हूँ अध्यक्ष महोदय, और आपकी परमिशन से मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले मैं गौतम साहब का धन्यवाद हूँ कि वो बहुत लंबे अरसे से वो कोशिशें कर रहे हैं समाज को इकट्ठा करने के लिए, उन्हें रास्ता दिखाने के लिए, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए, और उनमें एकता का जोश भर रहे हैं, उनकी भावनाओं को उत्तेजित कर रहे हैं कि वो अपने लिए कुछ करें। और जब आप अपने लिए कुछ करोगे, आप सामर्थ्य बनोगे, तो समाज के लिए भी कुछ कर सकते हो, और जब समाज के लिए कर सकते हो तो देश के लिए भी कर सकते हो। इनका धन्यवाद है कि इतने एफर्ट्स, इतनी कोशिशें आप कर रहे हैं। आज के उसे ताल्लुकात रखते कि मैं एक दो शब्दों में ही अपनी पीड़ा आपकी और मेरी अपनी बता देता हूँ। तो बात कुछ ऐसी है, आवाज़ आ रही है कि पीछे तक? बात कुछ ऐसी है कि मिटती हस्ती नहीं हमारी। बात कुछ ऐसी है कि मिटती हस्ती नहीं हमारी, सदियों से रहा है दुश्मने जहां हमारा। बाबा आदम के ज़माने से लेकर आज तक की हिस्ट्री को आप पढ़ते हैं तो मैं ये कहूँ सब हमारे दुश्मन थे तो शायद उचित नहीं होगा, लेकिन ये भी देखिए कि किसने हमारे सिर पे हाथ रखा, किसने हमारा हाथ थामा, किसने हमारा मार्गदर्शन किया, किसने हमें समाज के बैठने के लिए किया, के लायक बनाया, और किसने समाज में हमारा साथ दिया। आप मनुस्मृति के बारे में शुरू करते हैं। वर्ण व्यवस्था उन्होंने बनाई कि जो पढ़े लिखे हैं, चतुर हैं, वो पंडित कहलाएंगे, जो बुद्धिमान हैं वो वैश्य होंगे, बिजनेस करेंगे, जो कम बुद्धि के हैं और इन दोनों के चक्कर में आगे उनको तीसरी श्रेणी में डाल दिया कि क्षत्रिय हैं, उनको फूंक भर के गुब्बारे की तरह से और मरने के लिए बॉर्डर पे भेज दिया। और बॉर्डर पे जब लड़ाई ना हो तो आपस में लड़ो। ये बीज इन पहली और दूसरी कैटेगरी ने डाला। इनकी थ्योरी क्या थी कि तुम मरो, तुम कमाओ, हम खाएंगे बैठ करके। पहली और दूसरी कैटेगरी, पंडित और बनिए दोनों एकजुट हैं, मिले हुए। अभी चौथी कैटेगरी चाहिए थी सेवादारों की, उन्होंने चौथा वर्ण बना दिया। ये तीसरी और चौथी की सबसे ज्यादा पिटाई हुई। ना ये बच्चों को पढ़ा सके, ना अच्छा खाना खवा सके, ना उनको संपन्न कर सके, ना कोई बिजनेस कर सके। इनकी हालत उस समय से लेकर आज तक लगभग वही है। अभी आई आज़ादी। आज़ादी के बाद में लोगों ने सोचा कि अपना राज होगा, अपनी ज़मीन, अपना आकाश होगा और हमारी हालत सुधरेगी। ऐसा हो नहीं सका।
तीसरी और चौथी कैटेगरी पिटती ही रही, वो कभी दरवाज़ा पार करके, सीढ़ियाँ पार करके, चौखट पार करके दूसरी या पहली पे नहीं पहुंच पाए। और कुछ एक को मौका भी मिला तो इनको पीछे छोड़कर वो भाग गए। लगभग 43% आज रिजर्वेशन मिला हुआ है। ये घुंघरू हमें बहकाने के लिए सन 47 के बाद में हमारे गले में डाल दिया। कितना फायदा मिला है इसका। आवाज़ जरूर आती है जब घुंघरू चलते हो कि घुंघरू बज रहे हैं। 43% ओबीसी SC ST को जो है रिजर्वेशन मिला हुआ है। फायदा कितना को हुआ है। और जिनको मिला है क्या वो हमारे हैं? वो हमारे नज़दीक तक बैठना नहीं चाहते। ब्याह शादी भी दूसरी जगह ही करते हैं। ब्याह शादियों में फंक्शन में आना तक पसंद नहीं करते। तो इसका फायदा क्या मिला हमें? अभी बात तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये बताइए इसका जिम्मेवार कौन है? क्या वो हैं जो पहली और दूसरी कैटेगरी में चले गए हैं? क्या वो हैं जो हमारे बीच में से रिजर्वेशन का फायदा उठा करके क्लास 1 कैटेगरी में पहुंच गए हैं या हायर अप पहुंच गए हैं? वो जिम्मेवार है या हम जिम्मेवार हैं? ये आपको सोचना पड़ेगा। बुरा लगेगा शायद आपको, मेरे विचार में तो हम खुद जिम्मेवार हैं। आपको अगर रिजर्वेशन का फायदा लेना है तो उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई करने के लिए आपको अपने बच्चे स्कूल भेजने होंगे, उनके लिए समय देना पड़ेगा, उसको तैयारी करनी पड़ेगी। ये बात मेरे अपने समाज की बहुत बड़ी मीटिंग थी राजस्थान में, और उनका टॉपिक था कि हमारे समाज में शिक्षा का अभाव क्यों है। तो मैंने उनको ये बताया कि मुझे आप ये बताइए कि अगर आपका बच्चा आप स्कूल में भेजना चाहते हैं, रास्ते में क्या आपके पड़ोसी ने कभी रोका है कि इस बच्चे को स्कूल मत भेजो? हाथ खड़ा करो, कितने आदमी हैं? कोई नहीं था। जब ये बच्चा स्कूल में आप लेके गए, क्या टीचर ने या प्रिंसिपल ने मना किया है कि मैं इसका एडमिशन नहीं करूँगा? क्या टीचर ने मना किया है कि इसको मत पढ़ाओ, मैं नहीं पढ़ाऊँगा इसको? अगर ये काबिल हो गया है तो क्या इसको नौकरी देने के लिए किसी ने मना किया है? मैं आर्मी में रिक्रूटिंग से भी कनेक्टेड था, लॉ से भी कनेक्टेड था। मैं ये कह सकता हूँ कि जो आदमी काबिल है उसे हमें फेल करने के लिए कोई गुंजाइश कहीं भी नहीं मिलती थी। इतने रूल्स रेगुलेशन टाइप बने हुए हैं, लेकिन जो नाकाबिल है उसको पास करने के लिए बुलडोजर लगाना पड़ता था। तो वो कौन है आपके साथ में जो नाइंसाफ़ी कर रहा है? आप खुद कर रहे हैं अपने लिए। उसका फ़ायदा उठाने के लिए झंडा तो मैं भी, चलो मैं आपके साथ उठा करके चल सड़कों पे जो नारे लगाने शुरू कर देता हूँ, लेकिन हमने अपने लिए क्या किया? अपने बच्चे क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं हम? फीस माफ़ है 12 तक, कई प्रदेश में ग्रेजुएट तक माफ़ है, यूनिफॉर्म दी जा रही है, एक टाइम का खाना दिया जा रहा है, रिजर्वेशन दी जा रही है। इससे ज़्यादा आप क्या चाहते हैं? लेकिन दोष हम किसका दे रहे हैं? पड़ोसियों का, फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के जो लोग हैं उनका, सरकार का और ईश्वर का। ईश्वर को भी गाली देते हैं। और गलती किसकी है? हमारी अपनी। तो जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे, अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझेंगे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरी जिम्मेवारी क्या है मेरे अपने लिए। अरे भले आदमी, सबसे पहले अपने आप को तो इम्प्रूवमेंट कर लीजिएगा, बाद का तो बाद में देखा जाएगा। और जब आप इसको इम्प्रूवमेंट कर लेंगे तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी आपकी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि मैं
मुझे आज भी याद है जब 10th क्लास में पढ़ता था तो हमारे टीचर पढ़ाते थे कि गरीब की गरीबी का कारण ही उसकी गरीबी है। गरीब की गरीबी का कारण ही उसकी गरीबी है। तो हमारी समझ में नहीं आती थी। आर्गुमेंट भी करते थे, बार बार पूछते भी थे, लेकिन हम टीचर खूब कोशिश करने के बाद भी हमारी समझ में नहीं आता था। लेकिन आज हमारी समझ में आ रहा है कि वास्तव में यह सही है कि गरीब की गरीबी का कारण ही उसकी गरीबी है। अगर वो गरीब है तो कोई नज़दीक नहीं बैठाएगा, कोई लोन नहीं देगा, उसकी बच्चों की देख रेख नहीं करेगा, उसको कोई भी फायदा नहीं होगा। तो उसके लिए हम दूसरों से घृणा कर रहे हैं कुछ तुच्छ लोगों के वजह से कि हमें मंदिर में नहीं जाने देते, हमारे साथ ये बर्ताव करते। करेंगे कैसे बर्ताव? वो मेरे साथ करके देखिए कौन करेगा। आप खुद संपन्न बनिए, पहले ताकतवर बनिए, कोई आपके साथ में दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। एक गरीब कमजोर कोई बात उससे हो जाए तो आपका भी एकदम से दिल करेगा उसको थप्पड़ लगा दो, लेकिन सामने अगर पहलवान है तो मार दोगे थप्पड़ उसको? नहीं ना। तो वो अब ताकतवर बनिए। कौन रोक रहा आपको ताकतवर बनने से? वो अपने अंदर एक जज्बा पैदा करो, निकल जाओ उस पुरानी उससे। मेरे अपने गांव से, मैं गांव से हूं, 12th तक मैंने किसी ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ा जिसमें के पक्का फर्श हो, पक्की छत हो या कुर्सी मेज हो। टाट ले जाते थे और टाट पे बैठ के पढ़ते थे। 10वीं तक की पढ़ाई एक धर्मशाला में हुई थी, 8वीं तक की, 9वीं 10वीं एक मंदिर में क्लासेस चलती थी। मेरा गांव सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है दिल्ली जंक्शन से। 12th प्राइवेट पास की और आर्मी ज्वाइन कर ली। लेकिन दिल में एक ऐसा उभार था कि मेरी एजुकेशन पूरी नहीं हुई। गलती मेरे माँ बाप की नहीं है, सर्कमस्टांसेस ऐसी थी। आर्मी में जाने के बाद में मैं सिपाही से भर्ती हुआ, कर्नल से रिटायर हुआ हूँ। 60 रुपये मेरी तनख्वाह थी जब मैं भर्ती हुआ था 1960 में, और आज 1,50,000 में पेंशन ले रहा हूँ। 12th पास करके गया था, आर्मी में ही ग्रेजुएशन की, LLB की, MBA किया, PG डिप्लोमा टैक्स लॉज किया और PG डिप्लोमा लेबर लॉज किया। 93 में रिटायर होकर आ गया। लेकिन दिल की जो कसक थी कि मेरी एजुकेशन पूरी नहीं हुई, मैंने रिटायरमेंट के बाद में MA इंग्लिश किया है और MSW पास किया है, मास्टर ऑफ सोशल वर्क। और तीसरा मैंने ये किया था, अभी मैं PhD करूँगा। तो ऊपर वाले ने कहा डंडा लेके चुपचाप बैठ जा, ज़्यादा शोरगुल्ला मत कर। मेरा एक्सीडेंट हो गया, 2 साल 4 पाई पे रहा, हिलना जुलना मेरा बंद हो गया। अभी डंडे के सहारे चलता हूँ। उसके बाद आंखें खराब होगी दोनों। अब मुझे सबसे आखिर में जो भाई बैठा हुआ है, 2 दिखाई दे रहे, अकेला नहीं है वो। तो पढ़ाई कैसे करूँ? आई समझ में? तो मेरी आपसे सलाह ये कि वो जुनून पैदा करो, वो जुनून अपने बच्चों में पैदा करो कि आपको ये करना है। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि आपको रोक दे उसको अचीव करने के लिए। एक पुरानी कहावत है कि कौवे के कोसने से गाय नहीं मरती। ये तो आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे ना। उसके बाद में यही नहीं, रिटायरमेंट के बाद में एक मेरे दिमाग में घुसी कि मेरे जैसे अतर सिंह पता नहीं मेरे इलाके में कितने घूम रहे होंगे जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिला।
इसलिए समाज से पैसा इकट्ठा कर लगभग 1 करोड़ रुपए मैंने एक सामाजिक भवन का बंदोबस्त किया, 40 कमरे उसमें बनाए, 25 बच्चों का हॉस्टल बनवाया। हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को 20 रुपये में एक टाइम का खाना दिया और 200 रुपये में एक कमरा दिया। 5 यूनिवर्सिटियों से एफिलिएशन लिया कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्सेज का, और 780 बच्चों को मैं डिग्री डिप्लोमा दिला चुका हूँ वहाँ से। सिर्फ दिमाग में ये आई हुई है कि मेरे जैसे अतर सिंह पता नहीं और कितने घूम रहे होंगे, जब मुझे मौका नहीं मिला तो उनको भी नहीं मिलेगा। आज मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं इसकी मदद कर सकता हूँ। वो जुनून आप पैदा करो, समाज तब आगे बढ़ेगा। अकेले गौतम साहब लगे रहें, एमडी साहब लगे रहें, इनके भी बच्चे हैं, इन्हें भी अपना सोना चाहिए। आप सब मिल करके इनका साथ दो, सब मिल करके इनका काम करो। दूसरा ये है, एक कहावत है जो बड़े लोग हैं उनकी और लॉ के अंदर भी, हेट द क्राइम नॉट द क्रिमिनल। जुर्म है उससे घृणा करो, जिसने जुर्म किया उससे मत करो, क्योंकि उसकी सरकमस्टांसिस का पता नहीं है, हालतों का पता नहीं है कि हुआ कैसे। उस थ्योरी को अब चलेंगे तो ये गिला शिकवा हमारा सब खत्म हो जाएगा। फिर एक बात याद रखना, पेड़ पत्ता जब तक पेड़ पे लगा हुआ है उसकी पहचान है, उसकी वक़्त है। जिस दिन पत्ता पेड़ से अलग हो गया उसकी पहचान खत्म हो गई, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। वो धूल मिट्टी में पड़ेगा, हवा उसको बहा के ले जाएगी और आखिर उसे कचड़े के ढोल में डाल दिया जाएगा। ऐसा ही होगा ना। तो इस चीज को याद रखिए कि पेड़ को मत छोड़ना। एक दुष्ट आदमी, कुकर्मी आपको मंदिर में नहीं जाने देता, इसका मतलब ये नहीं है कि समाज बुरा है, उस दुनिया को छोड़ दो, उस पेड़ को छोड़ दो। एक आदमी है, उसको सुधारो, और नहीं सुधारो तो आपके जूते में दम होना चाहिए उसमें लगाने के लिए। उसका मंदिर थोड़ा ही है, तो भगवान का मंदिर है, कैसे रोक देगा भाई? मनोरोग है उनके अंदर ही है, मनोरोग है उनके अंदर ही। ठीक है जी। तो नहीं तो यही सलाह है, और मैं भुगत रहा हूं, गौतम साहब को पता है, वही जिस भवन में मैंने इतना कुछ काम किया है, इन 3 तो पीएचडी किए हैं, 2 बच्चों ने एमसीए करवाया है मैंने, 15 बीसीए और 15 ने एमबीए। बाकी छोटे वाले कोर्सेज हैं और हर आदमी अपनी नौकरी पर लगा हुआ है। लेकिन एक पंडित श्रीमान गांव वाले की बुढ़ियाओं को बहका के मंदिर बनवा लिया और बीचों बीच बनवा दिया, और खूब करने के बाद में नहीं मानी बात। मेरे जो वहाँ स्टूडेंट ठहरते हैं उनको कहते हैं तुम पैसे क्यों देते हो, 20 रुपये खाने के भी और कमरे के, ये तो मुफ्त का है, समाज ने बनवाया है। अपने खुद 8 बच्चे रख रहा है मंदिर की गुम्बद में जगह बना करके, और उसमें रख रहा है और उनको पढ़ा रहा है। अपने समाज के लोगों को लाके वहां पढ़ा रहा है, लेकिन हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहा। और आखिर एक नौबत ये आई कि मैंने कहा पंडित जी धरा सुन इधर, मैंने तुझे यहाँ रखा, रहने की जगह दी, खाने की जगह दी, तेरी बहू के बच्चे हुए, पूरा बिल मैंने उसका दिया, क्योंकि आस्था हमें ऐसी बना रखी है कि पंडितों की देखरेख करो। अब मैंने कहा वो मैंने चेंज कर दी है, या तो बदली हो जा, लेकिन नहीं तो मैंने कसम खाई है कि एक पंडित 1 साल में मैं जरूर मारूंगा। तुमने तो लिखा है कि पंडित को मारना पाप है,
मैंने उसके ऊपर लिख दिया है कि एक पंडित को 1 साल में जरूर मारूंगा और सबसे पहले नंबर तेरा होगा। नहीं महाराज मुझे माफ़ कर दो, ऐसा मत करना। तो फिर मैंने कहा सारी हरकतें कर रहा है, इनको बंद कर दी। कर दी आई समझे। तो अपना जूता इतना मजबूत रखो कि हार के क्यों बैठते हैं भैया। उसके अलावा इस संगठन पे मैं वापिस आ जाऊं कि है गैप ज़्यादा मत होने देगी। अच्छा एक्टिंग करने में ये सब रिकॉर्ड हो रहा दिक्कत क्या आई हुई है कि हम आहा भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम आहा भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होती। सही है ना, क्योंकि हमारी कमजोरी है। और कमजोरी क्या है, हम हार मान के बैठे हुए हैं। सिर्फ है कि जमाने की इस उल्फत को दी रोशनी हमने, जमाने की इस उल्फत को दी रोशनी हमने। हम मरते रहे इस नूर की खातिर। हम तो ये मरते रहे, ये पूज्य है, ये लाला जी है, कल को हमें उधार राशन देगा, हम ये करेंगे, और हम मरते रहे ना। उसे छोड़ दो, अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। और वो ताकत है आपका संगठन, एकता। एकता करो मधुमक्खी की तरह से। आप डंडा लगा दो मधुमक्खी को, एक कंकर मार दो, देखिए क्या नतीजा मिलेगा। वो बनो। और वो बन सकते हो जब आपके अंदर संगठन हो। कोई भी संगठन बनाओ। मैं ये नहीं कहता गौतम जी का ही करो। जो भी संगठन आप समाज का बनाना चाहे, एक संगठन बनाइएगा। और वो इतना मजबूत होना चाहिए कि जिस दिन एक को जरूरत पड़े तो आप 100 के 100 वहां पहुंच जाओ। आपकी सुनी जाएगी डेमोक्रेसी में। लेकिन अगर हार के बैठ गए, हम क्या करेंगे भाई, गरीब आदमी हैं, बच्चे भी हमारे पढ़े लिखे नहीं हैं, तो फिर यही भुगतते रहोगे जो आज आप भुगत रहे हो। गलत तो नहीं है ये। इसलिए संगठन बनाओ और एकता दिखाओ। इसके लिए जो भी काम किए जा रहे हैं, गौतम जी बिल्कुल सही रास्ते पे है। एक तो मीडिया हाउस आपका होना चाहिए। आपको क्या तकलीफ है, आप क्या करना चाहते हैं, ये दूसरे भाइयों को भी पता होना चाहिए। अब बॉम्बे से मेरे भाई चल के आए हैं इस बात को सुनने के लिए। अगर मीडिया का फ़ायदा करें तो बॉम्बे में बैठ करके सुन सकते हैं और ये अपना साथ दे सकते हैं। हमें हो जाएगा ना। तो मीडिया बहुत ज़रूरी है आज के इस ज़माने में। पहले आप यहाँ से किसी काम के लिए उठते थे और 15 किलोमीटर पैदल जाया करते थे, फिर गाड़ी चालू हुई, फिर बस चालू हुई, ट्रेन चालू हुई, और अब टेलीफोन हो गए, फटाफट वही काम आपके हो जाते हैं। उसका फ़ायदा उठा करके मीडिया का फ़ायदा उठाइएगा और इससे आगे बढ़िए। एक एजुकेशन सोसाइटी बनाइए और एक जस्टिस सोसाइटी बनाओ। एजुकेशन का ये है कि जिन बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता, जिसको पढ़ाई में हायर स्टडी पे जाना चाहते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, उनकी आप मदद कर सकें। और जस्टिस क्या है कि जिसका नाजायज काम हो रहा है इसके साथ में वकीलों की एक टोली बनाइए, वो उसके लिए खड़े हों और जज साहब सुनेंगे। जरूरी बात है, या नहीं सुनेंगे? लेकिन सुनाओ ना किसी को। हार बैठ कर के आप क्यों बैठे हुए हैं चुपचाप? 70 साल जिंदगी के, आज़ादी के हम बर्बाद कर चुके हैं। सिर्फ ये सोचने में कि हमें करना क्या है। तो करोगे कब भाई?
और नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि एक नेता चुन लीजिए किसी को। बिना नेता काम चलेगा क्या? घर के अंदर एक शाना आदमी ना हो तो घर नहीं चलेगा, गांव के अंदर प्रधान जी ना हो तो नहीं चलेगा। उसी तरह समाज में, या मुड़ के मुझे बता दीजिए कि आपका समाज का नेता कौन है। मान्यवर काशीराम जी थे, आपने सुनी, आप यहाँ तक पहुँच गए। आज बताइए कौन है? मायावती जी निकली थी कि कई कारणों से पॉलिटिकल कारण है, किसका दबाव है, नहीं चल पाए। एक नेता चुन लीजिए। बिना नेता के आगे काम नहीं चलेगा और उसके लिए आपको समर्पण करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो गरीब और कम पढ़े लिखे बच्चों हैं उनमें हर आदमी नेता है। वो किसी की मानने को तैयार नहीं है, किसी की सुनने को तैयार नहीं है। तो फिर नेता आपके लिए टाइम क्यों देगा? गौतम साहब कब तक अपने घर से पैसा खर्च करते रहेंगे? कब तक अपना समय देते रहेंगे आपके लिए? ये तो आपको भी इनका साथ देना होगा। यही मेरी आपसे गुजारिश है। सॉरी मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया। और अंत में मैं एक बात कहूँगा, इस सब करने के लिए, इस सब कुछ करने के लिए आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। और जो भी आप करेंगे वो किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, धर्म विशेष या देश के खिलाफ नहीं है। आप अपनी देखरेख कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, आपका हक के लिए लड़ रहे हैं, तो आपने गलती तो इसमें कोई की नहीं है। तो एक मैं थ्योरी आपको बताऊं, अगर आपको पसंद आए तो देख लेना। नज़र बदल लो, नज़ारे बदल जाएंगे। अगर आप, मैंने आज हरे चश्मे लगा रखे हैं तो मुझे हरा हरा दिखाई देगा, और नीले लगा लो तो नीला नीला दिखाई देगा, काला दिखाई दे तो कुछ दिखाई नहीं देगा। तो हमें ये चश्मे उतारने पड़ेंगे। नज़र बदल लो, नज़ारे बदल जाएंगे। सोच बदल लो, सितारे बदल जाएंगे। आज तक हम हारी हुई सोच में बैठे हुए हैं, हम क्या करेंगे, हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा साथ कौन देगा, हम करेंगे क्या। इस सोच को बदली कर दो। आप जैसा ताकतवर कोई है ही नहीं, ये सोच के आगे बढ़ो। और बदलने की जरूरत नहीं है किश्ती रोज रोज। अगर हम नदी में जा रहे हैं और बार बार किश्ती बदली करने से काम नहीं चलेगा। बदलने की जरूरत नहीं है किश्ती रोज रोज, दिशा बदल लो, किनारे बदल जाएंगे। तो मेरी आज आपसे यही प्रार्थना है कि अपनी दिशा थोड़ी बदली कर लो, आप किनारे पे पहुंच जाओगे। अगर उस नाव में उल्टी तरफ आप जा रहे हैं, कितनी ताकत लगाओगे, क्या पहुंच पाओगे कहीं? नाव बदली कर लो, जो मर्जी है बदली कर लो, कहीं नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए दिशा बदली करो और आसपास। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, धन्यवाद। और